जो भी आबादी है, चाहे दलित हो, पिछड़े हों, अगड़े हों, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ रहना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो लोग इस मुगालते हैं ना कि भेज देंगे, ये करेंगे, वो इतिहास के डस्टबिन में कहा जाएंगे, अपनी जगह सोचें। इस देश की पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, क्योंकि आप तो छोटे होंगे, मेरे जनरेशन ने वो जो पूरा 25-30 वर्ष इस देश का था, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन में गया। विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है, उनकी शिकायत भी उन्हीं से की जाएगी, और शिकायत की जाएगी बेहतरी के लिए। कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, पॉलिटिकल अपोनेंट है, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री अलग थोड़ी है। जब हमारे पास आए थे तो कहते थे अब उधर हम कभी नहीं जाएंगे। तो पीड़ा होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, वसीम बरेलवी साहब का ही है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का। ऐसी क्या घटना हुई थी कि आपने अपना जनेऊ तोड़ दिया था? आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जिनके भाषणों की चर्चा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक होती है। चाहे महिलाओं के हक की बात हो, स्टूडेंट्स के हक की बात हो, आरक्षण की बात हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, सब पर खुलकर बात करते हैं। नाम है मनोज कुमार झा। आरजेडी लीडर है और राज्यसभा सांसद है। हमारे साथ हैं सर दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या है, मतलब इतनी क्या खास बात है आपके भाषणों में? कहाँ से इतनी चीज़ें आती हैं कि इतना ज़्यादा जब संसद में आप बोलते हैं तब, चाहे सोशल मीडिया देखें, हर जगह आपका जिक्र क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है। बस थोड़ी तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, पार्टी का पूरा बैकअप रहता है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, तेजस्वी जी हों। तो जब आपके पास एक बार वो कॉन्फिडेंस होता है कि इस मुद्दे पर मैं ये लाइन ले रहा हूँ, मेरी पार्टी मेरे पीछे खड़ी है और थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, तो जो कुछ हासिल है तो उसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद करूँगा। उसमें मेरी ओर से ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। लोगों को पसंद आता है, विरोधियों को भी पसंद आता है। ये मेरे लिए बेहद ही एक सुखद अनुभव रहा है अभी बीते 7 वर्षों में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बचपन का जीवन, पढ़ाई लिखाई सब कैसे, थोड़ा सा बताइए। अब बड़ा मुश्किल है, आप लोग जब इस तरह के सवाल पूछते हैं तो एक तरह से डाउन मेमोरी लेन में ट्रैवल करना। ऐसा कोई किस्सा, दिलचस्प किस्सा रहा हो बचपन का जो आज भी याद हो? मैं क्या कहूँ, बचपन के किस्से तो बहुत हैं। मैं ठीक ठाक एक स्टूडेंट था, लेकिन आउटडोर गेम्स में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्रिकेट। और मेरे पापा को लगता था कि मेरे बेटे को पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। तो वो एक बचपने का एक, अगर मैं मार्क्सिस्ट टर्म कहूँ तो एक द्वंद्व सा रहा। दूसरा, मुझे डिबेटिंग बहुत पसंद थी बचपने से। अर्लीस्ट मेमोरी मेरी क्लास 1 या 2 की है, जब मैंने स्कूल में डिबेट बोला प्राइमरी स्कूल में, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। छोटा शहर है जहाँ से मैं आता हूँ, कोसी कमिश्नरी में, सहरसा। छोटा है, थोड़ा तंग सा है, आज भी कमोबेश वही परिस्थिति है। लेकिन वहाँ से चलते चलते फिर आगे की कहानी, फिर मैं रांची गया, +2 किया वहाँ से, फिर रांची से पटना में ग्रेजुएशन किया, फिर पटना से दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो इन नटशेल तमाम बचपनों की तरह मेरा भी बचपन रहा। पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी आउटडोर गेम्स में थी, लेकिन समय समय परिस्थितियाँ बदली, पढ़ाई पे भी फोकस करना शुरू किया और कुल मिलाकर ठीक ठाक किया। दिल्ली कैसे आना हुआ? देखिए, दिल्ली कई दोस्तों ने कहा, जेएनयू के लिए मैंने अप्लाई किया था। जेएनयू में रिटन टेस्ट, पटना में ही रिटन टेस्ट हुआ था, और अपने हिसाब से मैंने बड़ा अच्छा लिखा था। मैं श्योर था कि आश्वस्त था कि हो जाएगा। तो जब रिजल्ट निकला तो नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ। उसके बाद तब तक एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सोशियोलॉजी में मेरा चयन हुआ और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में चयन हुआ। तो सबसे बड़ी बात थी कि
बिहार से आने वाले छात्र के लिए हॉस्टल बहुत मायने रखता है। सोशल वर्क में मुझे सिंगल सीटेड रूम मिला तो मुझे लगा कि मैं आज़ादी से एकांत में पढ़ाई कर पाऊंगा और बाकी तो तब तक फिर जेएनयू से भी थर्ड या फोर्थ लिस्ट में आया, तब तक मैं सेटल हो चुका था। तो ये है दिल्ली आने की कहानी। कुछ खास नहीं, जेएनयू के लिए आया था, डीयू में रहा और ऐसा रहा कि अब तक वहीं हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत सारी तस्वीरें देखी, जैसे फिल्मों की बहुत सारी तस्वीरें हैं। कार्ल मार्क्स की तस्वीर देखी हमने, क्या वजह है? देखिए, एक अव्वल तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, अगर मैं दुनिया के कुछ फिलोसोफर्स की गणना करूं जिसने सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं दी, एक बदलाव की शक्ल भी पेश की, नक्शा भी, और कार्ल मार्क्स के माध्यम से कम मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हिस्ट्री को समझने की, इतिहास को समझने की एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित हुई। अक्सर लोग कार्ल मार्क्स सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, नहीं, कार्ल मार्क्स को आप उस दर्जे में रखिए कि जिस दर्जे ने एक वैज्ञानिक सोच दी, इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दिया। वो कहते हैं ना, उनका वो फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ओनली इंटरप्रेटेड, इट्स टाइम टू चेंज इट। तो कुछ ये चीजें हैं, वो क्या वामपंथी विचारधारा से कभी नाता रहा है आपका? नाता रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए। ग्रेजुएशन में आज आप सुनते होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआईएमएल, तो उनके स्टूडेंट विंग थी, उस समय में बिहार में था, ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन, एबीएसयू, जो बाद में चल के आयसा में तब्दील हुई। तो मेरा ताल्लुक था, एक मैगजीन निकलती थी, उसके एडिट बोर्ड में था मैं। तो और दूसरा एक हंसने के लिए भी सुन लीजिए, बताइए। लाइटर नोट पर, ये कॉमरेड येचूरी को बहुत पसंद था। मैं कहता था राजनीति तो दिल से होनी चाहिए, और दिल चूंकि बाईं तरफ है शरीर के बाएं हिस्से में, तो थोड़ा बहुत बाएं हिस्से की राजनीति तो होनी ही होगी अगर बदलाव की राजनीति करनी है। और बहुत हंसते थे। अब बहुत अफसोस कि वी लॉस्ट हिम रिसेंटली। तो ये उनको बहुत पसंद आता था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लेफ्ट लीनिंग का अपना पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो अपना था, उसकी लेफ्ट लीनिंग थी, वो पूरी तरह लेफ्ट नहीं था, सेंटर लेफ्ट। वो सेंटर लेफ्ट हिंदुस्तान का डिफॉल्ट पैराडाइम है। वो डिफॉल्ट पैराडाइम जरूरी नहीं है कि कम्युनिस्ट कह करके, वो डिफॉल्ट पैराडाइम है कि हम स्टेटस को चैलेंज करने के लिए थोड़ा बाम नजरिए से देखेंगे। समाजवादी नजरिया क्या है? वो बाम का नजरिया है। उस दृष्टिकोण से मैं ये कहता हूं। बिहार की राजनीति की ओर चलते हैं, आरजेडी की बात करेंगे हम लोग। किस तरह से आरजेडी की राजनीति को देखते हैं बिहार में आप? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से, जो कि आप लोगों की रीच बहुत बड़ी है, बिहार की राजनीति में 2020 में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा 15 से बदलाव के कुछ ऐसे तत्व आए हैं, इसने बिहार को बदल के रख दिया। तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। आप उनके बयानों को देखिए, किसी के खिलाफ नहीं होता है, जबकि बाकी सब लोग उनके खिलाफ बयान देते हैं, चाहे वो नए नवेले लोग हों या पुराने एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हों। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची। उनको मतलब नहीं है कि तुम कितना डिस्ट्रैक्ट करोगे मुझको, मैं नौकरी के मुद्दे पर टिका हूं, टिका रहूंगा। आज देखिए, नतीजे में नौकरी का मुद्दा पूरे देश में ट्रैक्शन ले रहा है, और इसकी शुरुआत हुई थी, मैं गवाह हूं क्योंकि मैं साथ था उनके बिहार विधानसभा चुनाव में, और तमाम और चीजें हैं। अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आने वाले विधानसभा से पूर्व एक ब्लूप्रिंट लेके आया जाए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, वर्ग शत्रु नहीं है, फलाना शत्रु नहीं है। उनका कहना है कि आई एम कमिटेड टू बिहार, बिहार का रोजगार, बिहार में कैसे चीजें बदले त्वरित गति से। जब वो डिप्टी सीएम थे, अल्पकाल में कितनी बड़ी चीजें हुई निवेश को लेकर के। फिर आप देखिए 65-75% रिजर्वेशन, कास्ट सर्वे, और ये सारी चीजें आराम आराम से एक स्मूथ प्रोसेस में हुई। ये अलग बात है कि अचानक से
नीतीश जी ने कुछ फैसले लिए, लेकिन अभी भी तेजस्वी जी के अंदर बिटरनेस नहीं है। आप हम उनके खिलाफ के बयान में बिटरनेस ढूंढिए और उनके बयानों की एनालिसिस करिए, कभी नहीं, नाम तक नहीं लेते हैं। उनको पता है कि मेरा ये गोल है और उस गोल में लोग साथ दें। आपने कास्ट सर्वे का जिक्र किया, तो एक पक्ष इसका विरोध करता है और एक समर्थन करता है। थोड़ा सा इसको समझाइए कि मतलब किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग। आप अगर मतलब बाकी चीज हम लोग छोड़ दें कि कौन क्या कह रहा है, आप अपने संविधान को पढ़िए। जब हम कहते हैं समता मूलक समाज, हमारा तात्पर्य क्या है? और वो कहते हैं हम न्याय के दृष्टिकोण से। न्याय के दृष्टिकोण से जब हम कहते हैं, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। 31 में आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था और उसी के आधार पर मंडल कमीशन ने एक तरह से नंबर्स को देख करके कि पॉसिबिलिटी ये है, वो नंबर अराइव किए। कमीशन ने भी कहा कि एक वैज्ञानिक सर्वे की आवश्यकता है जो कि समकालीन हो, क्योंकि देखिए 31 के बाद पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, कई सारे परिवर्तन हुए। तो आपको वो आंकड़े चाहिए जिन आंकड़ों से आप अपनी नीतियों को, रिप्रेजेंटेशन के पूरे आइडिया को प्रभावी बना सकते हैं। वो आंकड़े बिहार ने कोशिश की। अभी आप देखिए पूरे देश में डिमांड है, बिटरनेस नहीं है। इसके पीछे सिर्फ ये है कि अगर सामाजिक न्याय के लिए आप प्रतिबद्ध हैं तो सामाजिक न्याय किसी पुराने से दुश्मनी नहीं निकालता है, वो एक नया कोर्स चार्ट कर रहा है। उस कोर्स को चार्ट करने के लिए, उस रास्ते को बनाने के लिए आपको रास्ते के माइलस्टोन्स जानने होंगे कि कौन सी जाति कहाँ खड़ी है, संख्या कितनी है, उसकी सामाजिक आर्थिक अवस्थिति क्या है। और ये सारी चीजें आपको तब तक हासिल नहीं होंगी जब एक समग्र वैज्ञानिक डेटा आप जनरेट नहीं। बस इतनी सी बात है। इसमें अगर कोई इतर मीनिंग ढूंढे तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पर भी इस देश में बात ना हो, और जो कतई उचित नहीं है, कतई ग्राह्य नहीं है। आपने रोजगार का जिक्र किया, तो रोजगार से पलायन का भी लिंक है, क्योंकि दिल्ली में या मुंबई में बिहार से, यूपी से बहुत से लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, शहरों में। इस पर सब पर कैसे रोक लग पाएगी? क्या सॉल्यूशन है? क्या सरकार की तरफ से पहले भी इसमें कोशिश की गई है या आगे की जाएगी? थोड़ा सा इसको देखिए, एक आप मेरे राज्य से आप वाकिफ होंगे, आप पत्रकारिता में हैं बहुत दिनों से। बिहार हिस्टोरिकल विक्टिम ऑफ हिस्ट्री। मैं ये नहीं मानता हूं कि 50 साल में खराब हो गया, 60 साल में। कॉलोनियल स्टेट का आप कैरेक्टर देखेंगे तो वो एक मेट्रोपोलिस सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है। बिहार को औपनिवेशिक शासनकाल से एक लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में देखा गया। जैसे अगर आप बिहार के किसी भी भाषा में वहाँ के फोकलोर को देखिएगा तो उसके लिए साउथ कलकत्ता हुआ करता था, क्योंकि घर के पुरुष कलकत्ता चले जाते थे काम करने के लिए, फिर मुंबई की ओर जाना हुआ, फिर पंजाब, हरियाणा। तो कुछ ऐतिहासिक वजह हैं जिसकी वजह से बिहार को मैं कहूं कि अर्धपूंजी, अर्ध सामंती व्यवस्था ने एक श्रमिक आपूर्ति का केंद्र मान के रखा। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ की ट्रेनों के आप नाम देखिए, श्रमजीवी, श्रम शक्ति, जनसाधारण, जिसमें लोग भर भर के आते हैं। तो वो लेबर सप्लाई का चेन है। पूंजी वहां संकेंद्रित नहीं की गई, वहां से श्रम ले जाया गया। पिछली बार भी तेजस्वी जी ने कुछ चीजें सोची, हमारी सरकार नहीं बन पाई। वो तो बीच में 17-18 महीने एक राजनीतिक परिस्थिति बदली, जदयू के नीतीश जी को लगा कि उनकी पार्टी को लीलने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने अप्रोच किया, तो कुछ चीजें हम कर पाए। लेकिन उनका कई चीजों के लिए नजरिया साफ है। निवेश को लेकर के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, बिहार में बहुत पोटेंशियल है, और इसके लिए उन्होंने एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की थी पिछली दफा। खैर वही मैंने कहा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। वो उसके बाद एक पूरा का पूरा, जैसे हम लोग डोमिसाइल को लेकर के भी, कि बिहार को अभी अपनी कैपेसिटी के अनुरूप अपने लोगों को एब्जॉर्ब करना होगा। हमारा किसी राज्य से कोई भेद नहीं है, लेकिन तकरीबन 85 to 90% अगर डोमिसाइल देंगे तो हम रिटेन कर पाएंगे। उसके अलावा
पलायन पे अगर थोड़ा विराम लगे तो बाकी जहाँ जहाँ पलायन करके लोग गए हैं तो वो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उनकी पूरी ये नाम तक तय किया हुआ था तेजस्वी जी ने कि कर्पूरी केंद्र अलग अलग राज्यों में, जैसे तेलंगाना में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उसके माध्यम से रेगुलरली इन टच विद द क्लाइंटेल, वो जो लोग हैं, ताकि राज्य के साथ जो रिश्ता है या कोई इमरजेंसी हो गई तो हम केटर कर पाए। तो अगर एक समेकित रूप से एक ब्लूप्रिंट बना करके जिस पर वो काम भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी की टीम इस पर काम कर रही है, तो शायद आने वाले चुनाव से पूर्व हम बिहार की जनता के समक्ष एक पूरा का पूरा एक दस्तावेज रख पाए। आपको देखा गया अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा है आपको लेकर, क्योंकि हर बार चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या एग्ज़ाम्स के पैटर्न की बात हो या एग्ज़ाम्स की देरी की बात हो, आप अक्सर उस पर बोलते रहे हैं। आपने पेपर लीक को भी देखा, किस तरह से उसको इतना बवाल हुआ। इसको लेकर आप लोग मतलब किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है देश नहीं की। नहीं, बहुत बड़ी समस्या देश अलग अलग राज्यों की भी है, हाँ। सिस्टमिक प्रॉब्लम है ये। और जब आपने पूछा कि मतलब स्टूडेंट के प्रति मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी फील करता हूँ। कई ऐसे मुद्दे होते हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय परीक्षाओं के, वो मेरा अपना दंश भी है। 89-90 में हम कर रहे थे, हमारा सेशन 1.5-2 साल लेट था। 1.5-2 साल हमने वहां गवा दिए। मैं चाहता हूं किसी को ये ना झेलना पड़े। और पेपर लीक से क्या होता है नहीं, ये जो प्रणालीगत चीजें विकसित की गई हैं, ये हमारे सिस्टम के में एक तो पारदर्शिता के अभाव की वजह से हुआ, दूसरा लोगों ने सिस्टम को रिग करने की कोशिश की। आज तो कई परीक्षाएं ऐसे हुई और जिस जब बाद में लीकेज पता चला तो अचंभा होता है कि ये चयन ठीक भी था या नहीं था, क्या ये पूरा रिगिंग है। एक जगह अगर आपने 10 चीज गलत कर, 100 में 10 नियुक्तियां गलत कर दी लीकेज का या जिस माध्यम, वो एक पूरे जनरेशन को प्रभावित करता है। और मैं समझता हूं इसको पार्टियों को भी सब चीज से ऊपर उठ करके, ये पॉलिटिक्स का मसला नहीं होने चाहिए। फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। आप उस पर एक ऐसी प्रणाली विकसित करिए कि कोई माफिया सिस्टम ना रिक कर पाए, सिस्टम इतना रॉबस्ट हो। वो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, ना किसी राज्य में और ना केंद्र के स्तर पर। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं आप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उनकी थोड़ा राजनीति मतलब आप क्या सोचते हैं उनको लेकर? मैं क्या कहूँ, वो एक शेर है, वसीम बरेलवी साहब का बहुत सम्मान है, आज भी तेजस्वी जी ने कहा बहुत सम्मान है। और मैं सचमुच, मैं सिर्फ ऊपर के मन से कहने के लिए कि आपके साथ पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान है, लेकिन वैचारिकता का सम्मान होना चाहिए था। राजनीति में क्या है, आज कह रहे हैं कि हम अब उधर कभी नहीं जाएंगे, जब हमारे पास आए थे तो कहते थे अब उधर हम कभी नहीं जाएंगे। तो पीड़ा होती है, पीड़ा होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, वसीम बरेलवी साहब का ही है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। थोड़ा सा मुसलमानों पर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अक्सर उठता रहा है कि ये देश सेफ नहीं है या छोड़ के चले जाना चाहिए, या जब भी बात होती है कि मैं थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करता हूँ तो एक ओर से आवाज़ उठती है कि उन्हें देश छोड़ जाना चाहिए जो असुरक्षित ऐसा फील कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे। आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, देश तो कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ना भी नहीं है। देश किसी एक का थोड़ी ही है भाई। आपके आने से पूर्व में किसी से बात करिए, महासागर है। महासागर का एक चरित्र होता है कि नदियां समाहित होती हैं। जो लोग इस महासागर में हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा करके हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तालाब गंदा हो जाता है, गदला हो जाता है, महासागर क्लीन करता रहता है। तो को ये अब हाँ, चिंता के विषय बहुत कुछ है। हाल में ही मैं बता रहा हूं, संभल की घटना में मैं जिक्र करना चाहता हूं। इस देश की पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, क्योंकि आप तो छोटे होंगे, मेरे जनरेशन ने वो जो पूरा 25-30 वर्ष इस देश का था, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन में गया, जाने गई, हजारों जाने गई। हमारी स्टूडेंट लाइफ में
भयंकर तब्दीलियां आई उसकी वजह से। पार्टीशन से हार्डली हम रिकवर कर रहे थे, फिर ये आ गया। और अब क्या हो रहा है, सरहद, पार्टीशन के बाद एक सरहद बनी कि ये लाइन है जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है। अब आप तो गांव गांव में सरहद बना रहे हो, शहर शहर में सरहद बना रहे हो, गली गली में सरहद बना रहे हो। जो भी आबादी है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ रहना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो लोग इस मुगालते हैं ना कि भेज देंगे, ये करेंगे, वो इतिहास के डस्टबिन में कहा जाएंगे, अपनी जगह सोच लें। हाँ, झगड़े पहले भी होते थे, विवाद पहले भी होता था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, सुलह इस देश का डिफॉल्ट टेम्पलेट है। जैसे कंप्यूटर का डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ना, सुलह इस देश का डिफॉल्ट टेम्पलेट है। और जो भी इस टेम्पलेट को तोड़ने की, छेड़ने की कोशिश करेगा, वो तत्काल ताली बजवा लेगा, मान लीजिए मेरी बात, लेकिन 10 बरस बाद उसका, 5 बरस बाद नाम लेवा नहीं होगा। एक और चीज कहता हूं, प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, अभी मैं गोयना में उनकी स्पीच को बहुत गौर से सुना, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे। यकीन मानिए, गर्व हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री, मेल जोल, शांति, इस देश में आकर के प्रधानमंत्री जी को क्या हो जाता है। ये जुबान उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बोली जानी चाहिए, मणिपुर में क्यों नहीं बोली जानी चाहिए। मुझे शिकायत इसलिए कि मेरा कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है। उनकी शिकायत भी उन्हीं से की जाएगी, और शिकायत की जाएगी बेहतरी के लिए। कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, पॉलिटिकल अपोनेंट, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री अलग थोड़ी ही है। तो मैं उस संदर्भ में कहता हूं कि सुलह इस देश का डिफॉल्ट टेम्पलेट है। यही सुलह की संस्कृति गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, पटेल हमें दे के गए थे। किसी को हक नहीं है इस तहजीब के साथ, इस संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करे। अभी चुनाव भी हुए, वन नेशन वन इलेक्शन का बार बार जिक्र आ रहा है, कहा जा रहा है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, मैं आपसे एक ईमानदारी से बात कहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन कई लोग जो कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। इस देश में 62 ईस्वी तक, संभवतः 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। क्या बदलाव? 67 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज की टू चैलेंज कांग्रेस। तो कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं विधानसभा भंग हो गई, तो वो साइकिल टूटा। क्या गारंटी है आपके पास कि ये साइकिल नहीं टूटेगा? और अगर साइकिल टूटा तो क्या आप प्रॉक्सी गवर्नेंस करेंगे? तो दैट शैल बी अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। वो तो विल ऑफ द पीपल के खिलाफ होगा। नंबर 1, क्या हमारी ये प्राथमिकता है? इस देश को वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए, वन नेशन वन अप्रोच टू राइट टू वर्क चाहिए। कोई इनकार कर सकता है? आज के युवाओं को पूछिए जाकर के, उसके दिल में क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी उसकी परेशानी है कि उसके पास फ्यूचर का खाका नहीं है। कितने लोगों को आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं पब्लिक सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे आप प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ना सिर्फ ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन पे आघात कर रहा है, बल्कि जॉब को श्रिंक करता जा रहा है। आज इस देश की जरूरत वो है। लेकिन हाँ, एक पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन ढिमकाना, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी तो सांसद भी चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, वक्फ बोर्ड का भी बात होता है, वक्फ संशोधन को, इसको किस तरह से ले रहे हैं? मैं इसमें एक बात कहूँ, हाँ, आपने जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट की, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। लेकिन अभी जेपीसी की बैठक से पूर्व मैं गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था, हम तो इसी बार पास करेंगे। फिर जेपीसी क्यों बनाई भाई? क्या रिपोर्ट पहले से तैयार थी? जेपीसी क्या है? इट्स एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव। कलेक्टिव के पास अगर आपने कोई काम सौंपा है तो वो काम पूरा हुआ या नहीं, या उसमें और संभावनाएं हैं, इसकी तलाश होनी होगी ना। कि ये वही लैंग्वेज, माई वे और हाईवे, यही लैंग्वेज हमने फार्म लॉज में सुना था। संसद को तो आपने ब्रूट मेजॉरिटी से क्रश करके पास करवा लिया, लेकिन सड़कें जाग गई। और जब सड़कें जागती हैं ना, तो अच्छे अच्छे नेताओं के निर्णय पलटवा देती हैं।
पलटवा दिया आपसे। इसलिए इसमें भी कह रहे हैं कि एक व्यापक कंसल्टेशन में जाइए, डोंट बी इन हरी। आपकी जल्दबाजी हमें समझ में नहीं आती है, काहे को भाई। कंसल्टेशन होगा तो आइडियाज आएंगे। फार्म लॉज में अगर आपने कंसल्टेशन वाइड किया होता तो आइडियाज आते, आपको वापस नहीं लेना पड़ता। थोड़ा सा राजनीति की बात करेंगे तो उस पर समझेंगे, परिवारवाद का बार बार आरोप लगता है हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस की बात करें तो उस पर, समाजवादी की बात करें तो उस पर। आप क्या सोचते हैं कि रजत आरजेडी को लेकर भी बीजेपी कई बार कहती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है? परिवारवाद पर बीजेपी जब अब बोलती है ना, मेरा मन करता है सैकड़ों आईने दिखा दूं। सैकड़ों में भी काम नहीं बनेगा, सैकड़े से ज्यादा आईना मुझे लगाना होगा। अब प्रधानमंत्री जी बड़े ऊपर मन से बोलते हैं, अमित शाह जी ऊपर मन से किस मुंह से बोलेंगे, एक पूरी की पूरी बड़ी संस्था पर कब्जा है। खैर एनीवे, मेरा देखिए, मैं थोड़ा इस पर काम भी हुआ है। साउथ एशिया के कैरेक्टर को भी आपको समझना होगा। क्यों साउथ एशिया? अमेरिका, कनाडी, पूरा का पूरा। लालू जी ना, ऐसा तो नहीं था कि बोले कि तेजस्वी आओ, ये तख्त ताज तुम्हारे सर पे रखता हूं, तुम आज से लीडर हो गए। चुनाव लड़े। आप उनकी कैंपेन को देखिएगा, डोर टू डोर। उस कैंपेन के बाद जनता ने चुना, जी बिल्कुल, फिर 20 में पुनरावृत्ति हुई तो जनता ने चुना। बिल्कुल। हाउ कैन यू कॉल इट डायनेस्टी पॉलिटिक्स? मैं सीधी सी बात कहता हूं कि मतलब चूंकि मैं फलाने का बेटा हूं तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे गायब कर दो, इनविजिबलाइज कर दो। नंबर एक। नंबर दो, पार्टियों के अंदर भी ये पता होता है कि हमें वोट कौन ला के देगा। एक करिश्मा का भी एलिमेंट होता है। वो अगर मुझ में नहीं है तो मैं कहां से वोट ला के दूंगा? वो तेजस्वी जी में है, वो वोट ला के देते हैं, विधायकों को पुश करते हैं। तो मेरा ये मानना है। और हाँ, तीसरी बात रही, अब आपने उस सिलसिले में बीजेपी का नाम नहीं लिया। अगर पूरा एक कैलेंडर में बनाऊं 12 महीने का, प्रत्येक डेट में बीजेपी का एक डायनेस्टी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? 12 महीने, एक साल, हर दिन के हिसाब से मैं एक चेहरा चिपका सकता हूं। वो कैलेंडर अगर बीजेपी को चाहिए तो आपके शो देखने के बाद बोले, मैं किसी को एम्प्लॉय करके भिजवा दूंगा। अभी चुनाव भी है, बिहार में आने वाला है। आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें? बिहार, ओनली बिहार। तेजस्वी जी ने कह दिया कि उनका सिर्फ एक है कि बिहार को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति करना, सामाजिक सौहार्द कायम करना, महिलाओं, बच्चियों के लिए खास तौर पे एक ऐसी स्कीम जो उनके सबलीकरण और बेहतरी में काम आए। वो युवा जो अभी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक इतना लीवे दिया जाए, इतना सपोर्ट सिस्टम दिया जाए ताकि उनको परीक्षा, फॉर्म, ट्रैवल, उन सब में खर्च ना हो। उसके अलावा जो मैंने आपसे एक पूर्व के प्रश्न में कहा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जाल, और बस बिहार हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तेजस्वी जी ने कह दिया है सब लोगों से, अपने विधायकों से, पोटेंशियल विधायकों से, हम बिहार का सर्वांगीण विकास, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना, उसके अलावा जिसको हिंदू मुसलमान करते रहना है वो करते रहिए। आपको प्रणाम जी। इंडियन एक्सप्रेस पे आपकी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पोइट्री इज द सोल ऑफ पॉलिटिक्स। थोड़ा सा इसको समझाइए। देखिए, मेरा मानना है ना कि अगर आप बावन से लेके अब तक की लोकसभा, अब तो कम हो गया, लोकसभा राज्यसभा को देखें, पोएट्री एक ऐसा उपकरण है ना, जैसे मैं बताऊं, जिसमें कम लफ्जों में आप मैसेज कन्वे कर देते हैं। ये जैसे अभी मैंने आपको एक कहा कि एक फैज की लाइन है, निसार में तेरी गलियों पे वतन, कि जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। बस इतने पे मैं खत्म कर दूं, मैसेज कन्वे हुआ। अगर इसी बात को मैं अंग्रेजी, हिंदी या किसी भाषा में बोलता तो एक लंबी तकरीर मुझको करनी पड़ती ये बताने के लिए द थिंग्स आर सो बैड, या चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाना, हकूक़ की बात करना, हाशिए के समूहों की, वो मुश्किल सा होता जा रहा है। लेकिन वो कन्वे तब भी नहीं हुआ।
जो फैज़ की उस 2 लाइन ने कर दिया। उस संदर्भ में मैंने लिखा था। पीके की बार बार बात होती है, जन सुराज पार्टी गठित की, क्या इससे कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है राजनीति में आगे देखिए, आरजेडी अब के आई लिए? मीन चुनौती एक तरह से है। मेरा सीधे मानना है हाँ। कि हिंदुस्तान का जो हमारा इलेक्टोरल आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल अद्भुत किस्म का है। उसमें लोग आए, चुनाव लड़े, पार्टियां बनाएं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जैसा मैंने एक पिछले प्रश्न में भी कहा था कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। उनके लिए महत्वपूर्ण है बिहार के मुद्दे, बेरोजगारी के दंश से मुक्ति। बाकी मैंने कहा कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जाल, महिलाएं, युवा, बेरोजगार युवा, उनके लिए कितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उनकी परीक्षाओं के लिए, ये मुद्दे हैं। बाकी एक बात मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, डंके की चोट पर, कि गरिमा विहीन शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किसी के लिए नहीं किया, और उनके लिए बहुत लोग कर रहे हैं, चाहे नए नवेले हों या पुराने वाले हों। तो ये मैं एक मानता हूं कि अपने आप में उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी है। लोग चुनाव लड़े, जनता फैसला करेगी, लेकिन तेजस्वी जी का ये अप्रोच है, और ये अप्रोच पब्लिक डोमेन में है, ये प्राइवेट डोमेन में है, ये मीडिया में है, ये इसी से हम काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, ये गठबंधन कितना स्ट्रांग है? क्योंकि ममता अलग चली जाती हैं कभी कभी, और दूसरी पार्टियां भी कभी कभी अपने विचारधारा को ले लीजिए या किसी बात को ले लीजिए या राजनीति को ले लीजिए तो अलग होती दिखती हैं। देखिए, कोई भी गठबंधन किन्हीं का भी हो, हाँ, हमारा हो या बीजेपी का हो, बिल्कुल। गठबंधन, गठ और बंधन, तो ये जो बंधन है ना, इसमें लगातार रिविजिट करने की जरूरत पड़ती है। टैक्टिकल रीजंस होते हैं। अब केरल में क्या करिएगा, मेन प्लेयर वहां एलडीएफ और यूडीएफ है। यूडीएफ कांग्रेस लीड करती है, एलडीएफ को सीपीएम लीड करती है, तो स्टेट वाइज वेरिएशन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल लेवल पर अपने डिफरेंसेस के बावजूद वी हैव चोजन टू कम टुगेदर, हम साथ आए हैं। उसमें थोड़ा ऊंच नीच होगा। अभी देखिए ना, आंध्रा में कितनी परेशानी चल रही है कि एक बिजनेसमैन पे एक्शन लिया जाए ना लिया जाए, क्योंकि पुरानी सरकार जगन जी की थी, लेकिन अब उससे क्या होगा, बिजनेस इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो गठबंधन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अभी आज भी तेजस्वी जी ने नीतीश जी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। हो सकता है वो नीतीश जी को असहज करें, तो ये असहजता हो सकता है थोड़ा गठबंधन पर भी रिफ्लेक्ट करे। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है कि कोई एक खास मुद्दे पे थोड़ा अलग राय लिया, उससे मैं समझता हूं कि गठबंधन का जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर चर्चा ना हो। गठबंधन की बात करें तो महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, और यहाँ पर हेमंत सोरेन, कैसे देख रहे हैं दोनों राज्य की राजनीति को? देखिए, ईवीएम का भी बात हो रही थी, तो हाँ, मैं संक्षेप में उस पर भी कहूँ। महाराष्ट्र में जब जीतने के बाद जीतने वाला जश्न मनाने में थोड़ी कंजूसी बरते, तो थोड़ा लगता है कि शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मेरा उसमें उससे ज़्यादा नहीं कहना है। जितनी बड़े स्केल पर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में हारी, उतने ही बड़े स्केल पर झारखंड में जीती। तो जब मैं बीजेपी के विक्ट्री सेलिब्रेशंस देख रहा था, तो मुझे लगा उसमें सेंस ऑफ बैलेंस तो नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़े स्केल से जीते हैं, अलग बात, लेकिन उतने ही बड़े स्केल में आप झारखंड हार गए। तो अगर कोई चुनावी दल विश्लेषण करेगा तो संतुलित विश्लेषण करेगा, महाराष्ट्र और झारखंड एक आमने सामने रख करके। महाराष्ट्र के नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लोकसभा चुनाव में तकरीबन 150 से 52 सीट पर इंडिया गठबंधन लीड में थी, और कई जगह बहुत मार्जिनली पीछे थी। तो उस लीड का जून से लेकर के नवंबर आते आते क्या हो गया, ये चिंता का विषय है। रही बात ईवीएम की, उस पर एक कंसिस्टेंट पोजीशन मेरा और मेरी पॉलिटिकल पार्टी का रहा। जीत हो या हार हो, अगर 1% व्यक्ति के मन में भी शंका है तो उस शंका को निर्मूल साबित कीजिए। कैसे? वीवीपैट है, वीवीपैट की पर्ची गिरती है डब्बे में, डब्बे में गिरने से पहले 20 सेकंड के लिए वोट डालने वाला उसको होल्ड करे, और वही व्यक्ति उसको
उस डब्बे में डाले। अगर आप उसकी काउंटिंग कर लें वीवीपैट की 100%, तो कई लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। पहले उस व्यक्ति ने पर्ची देखी, टच किया, हाँ वोट जहां डाला वहीं गिरा, फिर उसको ले नहीं गया, वो डब्बे में डाल दिया। आप उसकी काउंटिंग करेंगे, इज एज गुड एज बैलेट पेपर। अब ये सारी चीजें चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि वो मशीन और कागज के कस्टोडियन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कस्टोडियन है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कस्टोडियन को ये ध्यान में रखना होगा कि आशंका को निर्मूल करने के लिए शेरो शायरी काफी नहीं है, आपको कुछ कॉन्क्रीट एक्शन लेना होगा। द साबरमती रिपोर्ट आपने देखी है? नहीं। इस तरह की फिल्में, द साबरमती रिपोर्ट या फ्रीडम एट मिडनाइट, क्या इस तरह की फिल्में नरेटिव सेट करने के लिए बनाई जाती हैं? फ्रीडम एट मिडनाइट और साबरमती को एक साथ मत करिए। अच्छा। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट एक अलग तरह की, उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है। पता नहीं उस किताब पे है या नहीं है, लेकिन फ्रीडम एट मिडनाइट हमने पढ़ी है, तो हम जानते हैं। बीते 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में आपने कितनी इस तरह की फिल्में देखी हैं जिनको मैं प्रोपेगेंडा के जॉनर में ले जाता हूँ। वो फिल्में, ऐसा तो नहीं कि हम सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनता ने ही नहीं देखी, लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि फिल्म में एक एस्थेटिक्स होना चाहिए, स्टोरी लाइन होनी चाहिए। प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म नाजी दौर में चलता था। हिटलर की एक फिल्म मेकर थी लेनी रिफेंसल, वो ट्रायम्फ ऑफ द विल करके उन्होंने एक फिल्म बनाई, काफी लोगों ने उस वक्त देखी थी। आज पूछिए तो इन फिल्मों का सेल्फ लाइफ जो होता है या उनकी जो अपील होती है बहुत लिमिटेड होती है। और एक आखिरी चीज मैं कहूँगा, हाँ। हमारे देश में रिलेशनशिप में रप्चर बहुत हुआ, पार्टीशन से लेकर के अब तक कई मौके आए, पार्टीशन, नेल्ली, दिल्ली, एंटी सिख राइट, गुजरात। इस देश को हीलिंग की जरूरत है, मलहम की जरूरत है। अगर आप जख्म कुरेदोगे, उस पर नमक डालोगे, हीलिंग कहाँ होगी? हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है, उस सुनहरे भविष्य को इतिहास के गलत इंटरप्रिटेशन से, एकांगी दृष्टिकोण से खारिज मत करिए। आपने इतिहास का जिक्र किया तो बीजेपी ने आर्टिकल 370 तो हटा दिया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाई जम्मू कश्मीर में। देखिए सीधी सी बात है, आर्टिकल 370, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था। साइकोलॉजिकल ब्रिज के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। तो लेकिन क्या है ना कि बीजेपी की मैं एक बात के लिए कहूंगा कि ये मतलब जहां सूरमे की कोई जरूरत नहीं, उस बस्ती में सूरमा बेच सकते हैं, तो बेच दिया। क्या क्या नहीं प्रोपेगेंडा किया 370 के बाद। बिहार में इस तरह का चीप प्रोपेगेंडा मैं बोल भी नहीं सकता कि एवरेज बजा करके वहाँ शादी कर सकता है, ज़मीन ले सकता है। आज देखिए 370 को लेकर के, खास करके ये ज़मीन के मसले पे जम्मू में ज़्यादा आक्रोश है लोगों में, कश्मीर में नहीं। तो ये सारे पहलू हैं। लेकिन हाँ, ये जिस पूरी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन ही प्रोपेगेंडा पे हो, उनसे मैं एक सीमा तक ही तो शिकायत कर सकता हूँ। खैर वो अलग मसला है। आरक्षण पे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आरक्षण पर बहुत बार सवाल खड़े होते हैं कि ये एक तबके के लिए सही नहीं है, एक तबके से ज़्यादा फीस ली जा रही है, एक तबके को फीस माफ़ कर दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दीजिए। एक बात मैं आज आप कई दफ़ा कर चुका हूँ, अक्सर सोशल मीडिया पे इसका बहुत जिक्र असल होता में है। क्या है ना कि सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग अपनी पृष्ठभूमि को छोड़ के नहीं आ पाता। ठीक है, मान लीजिए मेरा सरनेम, इस देश में सरनेम का बहुत महत्व है। हाँ जी, अभी जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे थे उससे पहले ही आपने समझाया। हाँ, कि वो एक शेक्सपियर ने कहा था, किसने, देयर इज नथिंग इन नेम। हो सकता है नाम में ना हो, सरनेम में इस देश में बहुत है। मुझको जो सोशल मीडिया पे लोग तुरंत अब्यूज करने आते हैं, अपने समाज, अरे मेरा समाज तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का, वो सब लोग हैं जिनके सरोकारों पे बात करनी है। अब आरक्षण को लेकर के इतनी भ्रांतियां। आरक्षण मैं सदन में कह चुका हूं, गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है ये, शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना, ये प्रेजेंटेशन का मामला था। बिल्कुल। और उस मामले में इनएडुकेसी अभी तक है।
उसमें कई समूहों को अगर आप देखेंगे उनका 0.03% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, कहेंगे 70 साल हो गए साहब, मतलब 7,000 साल के अन्याय को या 7,000 साल के पूरा सत्ता के व्याकरण को, उत्पीड़न के व्याकरण को अब 70 साल में कौन से कैप्सूल से खत्म करेंगे? इट टेक्स टाइम। अमेरिका में श्वेत अश्वेत के पूरे मसले को रिजॉल्व होने में अभी भी चीजें बाकी हैं। हाल में मैंने एक पीस भी लिखा था, मैं दोहरा रहा हूं कि खास करके जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी अपने प्रिविलेज को समझना होगा। अक्सर हम देखते हैं, अपनी दोस्तियां देखिए, अपने इर्द गिर्द की किताबें देखिए, अपने सामाजिक सरोकार देखिए, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि इससे पहले कि आप वैज्ञानिक ढंग से सोचे वो पहले हावी हो जाती है कि फलाने को इतना नंबर आया, इतना मिला। अब तो वो चीजें भी बदल रही हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आरक्षण को लेकर के मोर देन बैकवर्ड, दलित, आदिवासी कम्युनिटी, अगड़े समाज को सोच विकसित करनी होगी कि ये एक ऐतिहासिक जो उत्पीड़न का व्याकरण रहा, एक ऐतिहासिक ढंग से लोगों को जो हाशिए पर रखने की कोशिश हुई, उसको रिड्रेस कर रहे हैं और उसमें वक्त लग सकता है और उसको हम सबको बहुत न्याय प्रिय और तर्क संगत तरीके से स्वीकार करना चाहिए। क्या महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 1/3 की बार बार बात होती है। 1/3 तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में हो चुका है। वही उसी की बिल्कुल। बात करें, दूसरे बाहर बाहर की जो मैं हमें बिल्कुल, हाँ। क्योंकि देखिए ये आपको बेहतर देगा। लेकिन जैसे आप महिलाएं कहते हैं, तो महिलाओं में भी जाति वर्गगत असमानताएं हैं। जब आप नहीं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि विमेन एक कैटेगरी है, लेकिन अगर आप अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर फर्क आता जाता है। कास्ट हिंदू विमेन, बैकवर्ड कास्ट, दलित्स, माइनॉरिटीज, तो आपको समग्रता में उसको एड्रेस करना होगा। मेरा वो मानना है। और उसको जब आप करेंगे तो आपके रिजल्ट्स, परिणाम कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। 2 आपसे जुड़े हुए लाइफ से सवाल हैं, आखिरी 2 सवाल हैं। पहला ये है कि मैं मतलब कहीं पढ़ रहा था या सुना कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप मतलब बर्तन मांजने लगते हैं, ऐसा कुछ, या धोने लगते हैं? अब तो गुस्सा कम आता है। अच्छा। अब गुस्सा कम आता है, लेकिन हाँ, एक फेज होता है इंसान की जिंदगी में। सचमुच मुझे इसको मैं कैथारसिस कहता ये था। कब की बात रही होगी? ये 90s की है। एमए कर लिया था और एमए करने के बाद जॉब में आया, टीचिंग में, पहले जामिया फिर डीयू। तो हम कुछ लोग साथ रहते थे। वैसे भी मेरा काम था कि रात को एक कोई खाना में चीज़ मैं बनाऊं और बर्तन मैं धोऊं। तो वो मेरे लिए कैथारसिस हुआ करता था कि गुस्सा भी आए, या सिर्फ गुस्सा ही नहीं, अगर एक वैक्यूम सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तेज पानी की धार में बर्तन धोना, वो एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस भी हुआ करता था। ऐसी क्या घटना हुई थी कि आपने अपना जनेऊ तोड़ दिया था? बहुत पुरानी बात है, बहुत 8-9 साल, 10 साल का रहा हूँगा। जेपी आए थे मेरे होम टाउन। उस समय इतना नहीं था कि मैं घर से उतनी दूर चुपचाप चला जाऊँ। मैं गया तो उनका एक स्लोगन था, जातु छोड़ो जनेऊ तोड़ो। हो गया, वो हो गया तो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने ये एपिसोड देखोगे, आप वीडियो भी देखोगे, आरक्षण की बात हो, महिलाओं के अधिकार की बात हो, या स्टूडेंट्स के हक की बात हो, या गरीबों की बात हो, सब पर सर ने बात किया हमसे, हर चीज़ को समझाया, हर मुद्दे को समझाया कि आप लोग भी समझिए कि क्लैरिफिकेशन हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है हर किसी की ज़िंदगी में। तो आप लोग ये एपिसोड ज़रूर देखें, मिस ना करें और दैनिक जागरण से जुड़े रहें। शुक्रिया।